कष्ट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, पर सभी पास में बैठ जाओ, आगे आ जाओ, बीच में जगह नहीं छोड़ो कोई भी। चलो भाई, अपने टॉपिक चल रहा था संज्ञा, और शायद मैंने जातिवाचक कंप्लीट पढ़ा दिया था, राइट। तो अब अपन पढ़ेंगे भाववाचक, जो बचा हुआ है हल्का सा पोर्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने पहले भी कहा था कि भाववाचक है। लास्ट आपने क्या लिखा? अब देखो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक के लक्षण लिखाए थे, उसके बाद में जातिवाचक के लिखाए, उसके बाद में जातिवाचक के उपभेद लिखा दिए, उसके बाद में लिखाया बहुवचन तो जातिवाचक, तुलना के रूप में तो जातिवाचक, जातिवाचक का रूढ़ प्रयोग तो व्यक्तिवाचक, ये बातें लिखा दी। अब अपन सीखेंगे भाववाचक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा से। तो सुने, हाँ भाई, समूहवाचक संज्ञा पुलिस में पुलिस में समूहवाचक नहीं बताई, क्योंकि पुलिस पुल्लिंग है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? पुलिस समूहवाचक संज्ञा है, मतलब है। बाकी किसने क्या बताया उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम आए तब बात करना। आ जाओ, भाववाचक की बात करता हूं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। व्यक्ति और जाति सूचक जो संज्ञाएं होती है ना, उसको मूर्त संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त। मूर्त संज्ञा का मतलब होता है जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका कोई नाप तोल, कोई मापदंड, कोई गणना होती हो। भाववाचक संज्ञाओं का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये अमूर्त संज्ञाएं होती हैं, जिसको कभी तुमने देखा नहीं, कभी तुमने छुआ नहीं, कभी तुमने गिना नहीं, कभी तुमने नापा तोला नहीं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा पर, फिर अपन उदाहरणों पर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले लिखता हूं कि वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, गुण की बात नहीं कर रहा हूं, गुण धर्म, या भाव का बोध करवाते हो, भाव का बोध करवाते हो, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब सुनो तसल्ली से, देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तुम्हें कभी भी कोई टीचर पढ़ाता ना, इवन कोई भी सब्जेक्ट जो नियम आधारित हैं, आपके कोर्स में इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, मैथ्स आता है, ये नियम बेसिस सब्जेक्ट हैं। हमेशा याद रखना, ये तुम्हें हमेशा ही उदाहरण से ही याद रहेंगे, नियम से कभी जिंदगी में याद नहीं रहने वाले हैं। ये परिभाषा नहीं याद रहती, इससे तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ये नियम है,
ये विद्यार्थी के मस्तिष्क का सॉफ्टवेयर तुम्हारे ऐसे ही बना हुआ है। अगर तुम में से यहां से पढ़ते पढ़ते कोई टीचर बन जाए ना, तो जिस दिन तुम ज्वाइन करोगे उसी दिन तुम्हारा सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट होके चेंज हो जाएगा। तुम्हें पहले नियम याद रहेंगे, उदाहरण बाद में आएंगे। क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियां ऐसी होती कि मनुष्य उसी तरह व्यवहार करता है जैसी उसको आवश्यकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो तुम्हें यह परिभाषा लेके इससे भाववाचक संज्ञा क्लियर थोड़ी हुई है, मुझे उदाहरण लिखाने पड़ेंगे। और जब तुम्हें एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, तो तुम्हें एग्जाम्पल ही याद आते हैं, नियम याद नहीं आते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एज ए टीचर की तरह ही नियम रटने का प्रयास करते हैं। फिर उसको लगता है ये याद ही नहीं हो रहा, तो नियम याद नहीं करने ना भाई। तुम्हें जातिवाचक संज्ञा के सारे कथन थोड़ी याद करने हैं। तुम्हें जातिवाचक पहचान नहीं आती है ना, बात खत्म होगी। अपने एग्जाम्पल से काम हो रहा है, समाप्त काम, ये ध्यान रखिएगा। तो वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म या भाव का बोध करवाते भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाव लिखते हैं, देखिएगा। जैसे एक रीट में शब्द आया था कृपा, दया, सुख, दुख, क्रोध, गुस्सा, डर, भय, प्रेम, शर्म, लज्जा, बुढ़ापा, अच्छाई, भलाई, जवानी, द्वेष, घृणा, नफरत, स्नेह। खूब सारे उदाहरण हैं, लेकिन बेसिक पे बात करता हूं। जैसे आपने शब्द पढ़ा कृपा। कृपा कभी देखिए भाई, कोई बता सकता है कि उस पे भगवान की 500 किलो कृपा है, मेरे ऊपर 150 किलो ही है? ऐसा नहीं है ना। जैसे आगे आपने शब्द लिखा दया, तो किसी के मन में कितनी दया कोई बता सकता है? नापा तोला जा सकता दया को। दया केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। मान लो कोई काइंड पर्सन होता है, तो अपन क्या कह सकते हैं? उसके व्यवहार से अपने को पता चलता है ये दयालु आदमी था, इसके मन में क्या थी? दया थी। फिर आगे आता सुख। सुख देखा कभी? खैर तुमने तो अभी महसूस भी नहीं किया है, देखना तो बाद की बात है ना। अपन किस में जी रहे हैं? सच में दुख है? दुख है? नहीं, वो दुख तो बेटा तुम्हें लगता है होने से दूर हो जाएगा ना, वो तो होने से वापस धन बढ़ेगा वो तो। बचपन में गांव में तो नहीं होता था, शहर में कभी तुमने देखा गुड़िया के बाल बेचने वाला आता है, पिंक कलर वाले, खाए हुए कभी? वो उतना ही सुख है बेटा, है ना। जिसको समझ में आया आ गया, बाकी सुनो। वो दिखता कितना अच्छा है दूर से, ऐसे गुलाबी रंग का है, सब बढ़िया से लेके, लेकिन हाथ से सीधा मुंह में लेते ही वो फुर हो जाता है। तो शादी का सुख इतना ही है। मैं कहता हूं ना, तुम ऐसे मत देखा करो, टेंशन मत दिया करो। मैंने तुम्हें शायद पहली क्लास में भी कहा था कि बेटा भैंस बींदनी दूसरे के घर में आती अच्छी लगती है। तब तुम्हें लगता है मेरे घर में भी आए तो ऐसा होगा ना। आओ इधर, हाँ कैंसिल कर देना तो अपने, ठीक है। अब सुनो, दुख, क्रोध, गुस्सा। तो कोई थोड़ी कह सकता है कि आज मुझे इतना गुस्सा आया था, अगर 2-3 लीटर और आ जाता ना तो मैं मर्डर कर देता। गुस्सा गुस्सा है। कोई आपसे पूछे कितना आया था, अपन क्या कहेंगे? बहुत आया था। फिर पूछा ले कितना आया? अरे कह तो रहा हूं यार, बहुत गुस्सा आया था। फिर कोई ऐसे आप जैसे आनंदित आदमी हो, फिर मजे लेने के लिए फिर भी बता तो कितना आया? अरे कह तो रहा हूं ना, बहुत आया। हाँ ठीक है, अपने को महसूस हुआ ना कितना आया उसको, है। बाकी
गुस्सा, डर, भय, प्रेम, शर्म, लज्जा, बुढ़ापा, अच्छाई, भलाई, जवानी, द्वेष, घृणा, नफरत, स्नेह। इसमें जो शब्द लिखे हैं ये सारे शब्द महसूस करने वाले, ये देखे नहीं जा सकते, इनका कोई नाप तोल का मापदंड नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। तो सर सवाल ऐसे ही बनेंगे क्या? मे भी बन सकता है ऐसा, जैसे रीट में पूछा था, मैंने कृपा इसीलिए लिखाया, बच्चे ने पूछा भी आते सर रीट में आया था कृपा क्या है, और कृपा रीट में चूंकि आया भी था। हाँ, प्रकृति भी भाव है, हाँ संज्ञा है, प्रकृति से विशेषण बनेगा प्राकृतिक। देखो रीट का पेपर तो देखना ही नहीं है, अपेक्षाओं से 500 गुना सरल आया था, हल्का फुल्का नहीं आता, 500 गुना। गैले गोग ने है ना, वो भी पास हो रहे हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़, भारी आया था, आप पढ़े नहीं थे मैडम। मैं कह रहा हूं ना, गारंटी से बता रहा हूं, जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस ईमानदारी से सुन भी लिया ना किसी टीचर का, तब भी मैं गारंटी देता हूं उस पेपर को पास कर। अरे जिस पेपर में लैंग्वेज भारी हो पूरे पेपर में, तो मान लो फिर उससे हल्का पेपर नहीं बनेगा। और रीट के पेपर में सबसे भारी पोर्शन भाषा थी, तो भाषा भारी होती ही नहीं भाई। क्या पूछेगा? मेथड्स तो उसने ना के बराबर पूछे, व्याकरण बच्चों वाला पूछा उसने। पूरे पेपर का मुझे सबसे अच्छा सवाल एक ही लगा था पूरे 3 पेपरों में, मेरे भाषागत जो बच्चों ने मुझे अभी तक सवाल बताए, बहुत सीधा सवाल, कि एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और 2 उपाश्रित वाक्य होते हैं, वो कौन सा होगा? जिसमें अधिकांश बच्चे संयुक्त करके आए थे, वो मिश्र का है। साफ साफ तौर पर बच्चों को लिखाया जाता है कि उपाश्रित वाक्य होता है वो मिश्र में आता है, और उपवाक्य होता है वो संयुक्त में आता है। लेकिन बच्चों को लगा 2 की बात हुई है, तो अच्छा मिश्र नहीं है, संयुक्त है। बाकी कोई ऐसा सवाल नहीं था जो बच्चों को नहीं आता है। राजस्थानी शब्दों में बच्चे फंसे हुए हैं, सोशल साइट्स पे जो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, वो बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं सोगरा किसे कहते हैं, डूब के मर जाओ तुम। राजस्थानी भाषा के कई सवाल पूछे थे, है ना। तो कोई वो ऐसा कोई पेपर वाला, क्योंकि देखो बारी क्या आता पोर्शन रीट में, हम एक मान के चलते हैं साइकोलॉजी बच्चों को फंसाएगा। साइकोलॉजी 1 लाइनर क्वेश्चन आए थे, 1 लाइन में सीधा खत्म। तुम 2018 का कभी मनोविज्ञान का पेपर देखना जिन्होंने रीट दिया है, कोई कहता है ना नानी याद आ गई, मैं कह रहा हूं पढ़नानी तक भी काम नहीं चला था 2018 में, आगे भी कोई याद आया था। हालांकि इसका कारण सीईटी के समय में था कि सीईटी का जब रिजल्ट आया और सीईटी का जब पेपर दिया ना बच्चों, तब से हमारे दिमाग में क्लियर था कि पेपर बहुत बेसिक आएगा, बच्चों को मेंस तक लाया जाएगा बहुत बड़े बाप। 8 लाख सीईटी में पास हुए। पिछला सीईटी उठाओ तो, जो फर्स्ट सीईटी हुआ था किस किस ने दिया था? पहला सीईटी पास कौन कौन हुए थे? इनमें से हाथ ऊपर रखो, पहले सीईटी के अंदर। अच्छा, इसका मतलब कांस्टेबल दिया था आप लोगों ने सबने, क्यों? कोई बात नहीं, पिछला सीईटी जो है ना, वो पेपर उठा के देखना वापस, और इस बार वाला सीईटी देखना, यूं लगेगा पहला सीईटी आसमान में दिया था और इस बार वाला सीईटी धरती पे दे रहे हो। इस बार बहुत सरल था, इसलिए 8 लाख बच्चे पास। पिछली बार 50% रिजल्ट नहीं रहा था, बच्चे पास ही नहीं हुए, ना के बराबर 15 गुना बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो ये ध्यान रखना है, पेपर रीट वाला का तो कोई चर्चा करना ही मूर्खता है, कुछ था ही नहीं। तो अपने 4th ग्रेड पे नहीं कह सकते ना पिछली भर्ती परीक्षा को आधार बनाकर, कोई पिछली नहीं है, पहली है। याद रखना, अधीनस्थ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो या तो पेपर को इस लेवल तक ले जाता है कि उनके खुद के एक्सपर्ट को वापस आंसर मिलते ही नहीं है, और ये इतना सरल बनाता जहां बच्चा डूबता। ये बोर्ड की विशेषता रही है, ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। 2016 का पटवारी का तुम प्री का पेपर देखना, जब पहली बार अधीनस्थ बोर्ड एक नियम लेके आया था कि हम कैटेगरी वाइज पास करेंगे, तो उसमें कैटेगरी वाइज पास किए, तब पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान में कि जनरल की कट ऑफ जो थी वो तो गई थी 104 आउट ऑफ 300, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 135 135। हालांकि कोर्ट ने बाद में फैसला बदल दिया था, ऐसा होता नहीं, ऐसा करने पर आरक्षण का जो नियम है वो धराशायी हो जाता है, तो इसलिए बदल दिया था। बाकी जनरल की कट ऑफ 104 ही गई थी 300 में से, और सब्जेक्ट कितने आते? 3, राजस्थान जी के, मैथ्स और हिंदी, और बाकी वाले बेसिक चीजें आती थी, जो कंप्यूटर वगैरह हो, ये ध्यान रखना है। वो बनाया था अधीनस्थ बोर्ड ने, उस समय अधीनस्थ बोर्ड नया नया आया ही था, उसने आते ही ट्रेलर सेट किया कि देखो ये तो ट्रेलर रिलीज हुआ है, मैं मिलूंगा तुम्हें। वीडियो प्री का पेपर 20 वाली वैकेंसी का देख लो, जो 20 में निकली थी वैकेंसी, 22 में एग्जाम हुए थे,
2001 2004 आईआईटी का पेपर देख लेना, उसने गणित के सवाल बिना संख्या चेंज किए, और हम पेपर सॉल्यूशन जब करा रहे थे, मैथ्स किशोर जी सॉल्व करा रहे थे, उनके ठीक बाद में मैंने हिंदी का सॉल्यूशन करवाया, यूट्यूब पे अभी भी पड़ा है। बच्चों के कमेंट आ रहे थे जो मेरे जैसे गणित में धुरंधर है, वो कमेंट कर रहे थे कि सर अच्छा ये मैथ्स का सवाल है, मुझे लगा साइंस में है। भाषा इतनी खतरनाक थी। तो बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, अपने कैसा भी पेपर आ सकता है, ये ध्यान रखिए। 52,000 पद का मतलब है सवाल टफ बनने के चांसेस है, पेपर अच्छा आएगा। भलाई, जवानी, द्वेष, घृणा, नफरत, तो सर यहां से सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता, पूरी संभावना है। पर मैं चाहता हूं सवाल यहां से नहीं, सवाल अगले पोर्शन से बने। और अगले से कहां से, तो सुनो मित्रों, आगे लिखता हूं कि भाववाचक संज्ञा के 2 रूप होते हैं। भाववाचक के 2 रूप, प्रकार नहीं है, याद रखिएगा। अब पूछा सर 2 रूप कौन कौन से, तो एक तो होता है मित्रों मूल भाववाचक संज्ञा, और एक होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा। और सवाल फंसता है यहां से। एक तो सीधा सवाल बन सकता है कि कौन सा मूल भाव है और कौन सा यौगिक भाव है। किसने कहा आरपीसी लेती पेपर, सुबह सुबह पी के मत बैठा करो क्लास में। हाँ ठीक है, अब सुनो, मूल भाव और यौगिक भाव का डिफरेंस क्या है। मूल भाव का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो स्वतंत्र रूप से भाववाचक संज्ञा ही है, पहले से ही भाव है वो। जैसे उदाहरण के लिए लेता हूं दया, इसमें कुछ मिला हुआ है कि पहले से दया शब्द ही था, दया शब्द ही था। इधर आते हैं बुढ़ापा, ये किसी से मिलके बना है कि पहले से ही था। इसमें बूढ़ा शब्द में आपा प्रत्यय जोड़ा गया है। बूढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय, जवान में कौन सा प्रत्यय, ई, अच्छा में कौन सा प्रत्यय, आई, भला में कौन सा प्रत्यय, आई, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो शब्द यौगिक भाव बन रहे हैं ना, यौगिक का मतलब क्या समझाया था मैंने, जोड़ना। तो जहां पर किसी शब्द में प्रत्यय योग के बाद में यदि कोई शब्द भाववाचक संज्ञा बना है, वो तो किसकी श्रेणी में आता है। और जिसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग प्रत्यय मेल नहीं है, जिसकी मूल प्रकृति मन रचना ही भाववाचक है, वो किसकी श्रेणी में आता है, मूल भाव में। जैसे यहां से मैं शब्द लिखूं दया, डर, सुख, ये शब्द मूल भाव है। लेकिन यहां पर मैं लिखता हूं कि यदि शब्दांत, शब्दांत माना शब्द के अंत में, यदि शब्दांत पन, आपा, पा, आवट, आहट, त्व, ता, आई, या, आ, प्रत्यय मेल से बनने वाले भाववाचक शब्द। अब सुनना तसल्ली से, यह ध्यान रखिएगा, यदि शब्दांत पन, आपा, पा, आवट, आहट, त्व, ता, आई, या, अ प्रत्यय मेल से बनने वाले भाववाचक शब्द। अब दिमाग में एक सवाल तुमने कील ठोक के बना लिया, अच्छा ये प्रत्यय आएगा तो भाववाचक बाकी वालों में नहीं है। मैंने ऐसा नहीं लिखाया है, पर 99.99% सब जो शब्द बन के आते हैं ना एग्जाम में, वो इसी प्रत्यय मेल से आते हैं। यानी मैं कह रहा हूं कि किसी शब्द के अंत में, किसी का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी, किसी शब्द के अंत में इन प्रत्ययों का मेल करोगे तो वो क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। तो सर सवाल क्या बनेगा, सवाल पहला तो ये बनेगा कि मूल भाव कहां है, यौगिक भाव कहां है। उसका अंतर करने का तरीका ये है, अगर किसी शब्द के अंत में आपको ये प्रत्यय दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्लियरिटी है कि वहां पर क्या है, यौगिक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यह सवाल बनने की संभावना 1% है 100 में से। बन सकता है कि कौन सी यौगिक या कौन सी अयौगिक है। सवाल बनेगा इसके अगले फेज से कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में
जाति से बना भाव है, किस विकल्प में विशेषण से बना भाव है, किस विकल्प में क्रिया से बना भाव है, किस विकल्प में सर्वनाम से बना भाव है, किस विकल्प में अव्ययी शब्द से बना भाव है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अच्छा विशेषण, भला विशेषण, जवान जातिवाचक संज्ञा और विशेषण दोनों, बूढ़ा विशेषण और संज्ञा दोनों, ये ध्यान रखिएगा। तो इनसे भाव बनाया जाता है। तो अपने को यह सीखना पड़ेगा कि कौन सा भाव किस में बना है, किस में नहीं बना है। तो सबसे पहले आपको सिखाता हूं जाति से। जाति से भाववाचक संज्ञा। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जाति से बना है? तो पहले मुझे इस बात का जवाब दे दो, तुम्हें जातिवाचक संज्ञाएं पहचाननी आती है कि नहीं आती है? आती है ना, तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे मैं शब्द लिखता हूं मानव, जातिवाचक संज्ञा है, क्या बनेगा? मानवता। क्या बनेगा? मानवता। जैसे लिखता हूं मित्रों मनुष्य, क्या बनेगा? मनुष्यता। जैसे लिखता हूं चोर, क्या बनेगा? चोरी। अरे भाई चोर जातिवाचक संज्ञा है, लिखाया था कि यदि आपका कोई पदनाम हो या आपका कोई व्यवसाय हो, तो जो चोरी करता है बिजनेस है भाई, उसका पेशा है। साइंस में तुम एक चीज नहीं पढ़ते हो, पारिस्थितिकी तंत्र का चक्र। चोर नहीं हो ना, तो पुलिस वाले सारे ही बेरोजगार हैं। कहां जरूरत पुलिस की बताओ? अगर चोर नहीं हो तो पुलिस डिपार्टमेंट समाप्त। हर किसी के नुकसान में किसी का फायदा छुपा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और भगवान ने ऐसी नियमितताएं बनाई है अपने जीवन के अंदर, जहां एक दूसरे को कोऑर्डिनेट किया, अगर नहीं करेंगे ना तो समाप्त है अपन, ये ध्यान रखना। अगर देश के टॉप 10 मिलेनियर जो लोग हैं अपने भारत के, वो अगर चाहे तो गरीबी एक क्षण में दूर हो सकती है। टॉप 10 जो मिलेनियर है उनके पास देश की 33% इकोनॉमी है। कितनी? 33% अर्थव्यवस्था का हिस्सा केवल 10 लोगों के पास में है, अपने भारत के पैसों का। अगर वो चाहे और वो अगर डोनेट करे तो भारत में जितने राशन कार्ड बने हुए हैं, उस पर राशन कार्ड पे अगर वो 2 करोड़ रुपए भी देते हैं ना, फिर भी उनके पास में अभी फिर वर्तमान में उनके पास जितना धन है ना, उसका 50% फिर भी बचता है। एक राशन कार्ड पे वो 2 करोड़ रुपए दे, लेकिन ऐसा देते ही भारत कभी भी विनाश की गर्त में जा सकता है। क्यों? सब्जी बेचने के वाले ठेले वाले के पास 2 करोड़ आ गए, तुम विशुद्ध बेरोजगारों के पास 2 करोड़ आ गए, मुझे एक मुश्त में किसी ने 2 करोड़ दे दिए, मेरे पिताजी को दे दिए, आपके पिताजी को दे दिए, जो अपने गांव में खेती करते उनको 2 करोड़ दे दिए। डोकरा खेत जाएगा तुम्हें लगता है? मरे ही नहीं जाएगा है? तो काम समाप्त हो गया ना भाई। माली सब्जी नहीं लाएगा, किसान खेत नहीं जाएगा, सफाई करने वाला सफाई करने नहीं आएगा, तो अपना नष्ट होना तो सुनिश्चित है। इसलिए भगवान ने ये सॉफ्टवेयर तय किए पहले से कि गरीब होना चाहिए, मध्यम वर्गीय होना चाहिए, कोई एलिट क्लास के लोग भी होने चाहिए। तो ये चीजें चलती रहेगी, कभी भी समानता नहीं आएगी, ध्यान रखना है। आते ही समाप्त हो जाएगा भाई। तो पारिस्थितिकी तंत्र का चक्र क्या सिखाता है? ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ऐसे घूम रहा है, ये चक्र घूमता रहेगा। और अगर ये चीजें समाप्त होगी तो काम खत्म हो जाएगा। तो इसको बुरी नजर से नहीं देखें, इट्स अ बिजनेस। वाल्मीकि ने भी कहा था। किसका? अच्छा 3-3 बने हुए हैं, तो तेरे 6 करोड़ का इंतजाम करवाएंगे, हो जाएगा तेरे तो 6 करोड़ का। तो मिलेनियर की जरूरत ही कहां है, तो खुद व्यक्तिगत ही कर सकता है। चलो देखो, चलो ये 6 का आंकड़ा ही खराब है। सुनो,
चाहे 6,000 से लेके 6 करोड़ तक सब खराब ही खराब है। नौकर से क्या बनता है? नौकरी। इंसान से क्या बनेगा? इंसानियत। स्त्री से क्या बनेगा? स्त्रीत्व। नारी से क्या बनेगा? नारीत्व। सती से क्या बनता है? सतीत्व। ध्यान से सुनना बात को, सती जातिवाचक है। तो सर पता है, ध्यान से क्या सुनो और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि सती पार्वती का पर्यायवाची है। तो अपने दिमाग में तुरंत दौड़ेगा कि शायद व्यक्तिवाचक हो जाना चाहिए ना, सती एक जाति सूचक संज्ञा शब्द है, ये याद रखिएगा। कैसा है? जाति सूचक संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। एक शब्द लेता हूं गुरु। गुरु से क्या बनेगा? बिल्कुल गुरुता भी बना सकते हो, गौरव भी बना सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात तसल्ली से सीख लेना, शब्द शुद्धि में भी लिखाऊंगा, गौरवता जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्योंकि गौरव शब्द खुद ही भाववाचक संज्ञा है, तो फिर ता नहीं लगाना है, क्योंकि ता लगाने से शब्द कौन सी संज्ञा बनता है? भाववाचक। तो गौरव पहले से क्या है? तो फिर भाववाचक क्यों बनाओगे? गौरव है क्या कोई क्लास में? ये बैठा है। व्यक्तिवाचक नहीं है तेरा नाम, क्या है? भाववाचक है। अब पूछ ले गौरव शब्द में संज्ञा कौन सी, तो गौरव का तो बर्बाद होना तय है। क्यों? अरे तो मेरा नाम है और सर ने लिखाया था किसी का नाम व्यक्तिवाचक ना, गलत बात, भाववाचक है। देखो यहां मैं आता हूं वापस। जैसे आपने लिखा आशा, भावना, कल्पना, गौरव, अर्चना, पूजा, भक्ति, श्रद्धा। तो अर्चना, पूजा, भक्ति, श्रद्धा, आशा, भावना, कल्पना, गौरव, ये किसी ना किसी के क्या है? नाम है। और ये नाम आते ही अपने जहन में क्या आता है? व्यक्तिवाचक होना चाहिए। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, भावनाओं की वजह से नाम रखा गया, नामों की वजह से भावना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। जैसे शब्द लिखूं तारा, और पूछा तारा में संज्ञा कौन सी? जातिवाचक है। नहीं सर, तारा तो मेरे पड़ोस में रहती है, वो तो व्यक्तिवाचक होगा। अरे भाई, आसमान वाले तारे की वजह से इसका नाम रखा, ऐसा थोड़ी ये पैदा हुई तब कहा इसको तारा कहना है, ऐसा थोड़ी होता है। भावनाएं पहले निमित्त हुई, हमने उनके अनुसार अपने नाम निर्धारित किए ना, नामों के अनुसार भावनाएं थोड़ी हुई थी। ये ध्यान रखना है। इसीलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक बात खास, बेटा आरती विभाव है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको प्रकृति नहीं लिखाऊंगा मैं, है ना, जैसे मूर्त अमूर्त की बातें होगी या अन्य कोई चीजें होगी, तो इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन चलते चलते ममता भी बेटा भाव, ममता तो आगे लिखाऊंगा, है ना। भाववाचक संज्ञाएं जो, सॉरी व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती ना, वो निरर्थक होती है। कुछ संज्ञाओं को छोड़ दूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिकांश से निरर्थक होती। निरर्थक मन अर्थ नहीं है। अब हमने अर्थ कैसे नहीं है? मेरे नाम का अर्थ है, तेरे नाम का अर्थ है, इसके नाम का अर्थ है, अर्थ है। निरर्थक का मतलब होता है कि जो अपने नाम रखे गए हैं ना, उस नाम के अनुसार हम नहीं है। आपका नाम क्या है? स्वरूप, जोगेंद्र, अरविंद। हाँ, अरविंद का अर्थ क्या होता है? तू सच में अरविंद है? अब ये कंफ्यूज हो गया। तू सच में अरविंद है कि नहीं है बता, हाँ या ना? नहीं है। क्यों? तू अरविंद नहीं है। छोटू नाम क्या तेरा? लक्ष्मण। हाँ, तू सच में लक्ष्मण है? यस। इंग्लिश सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास थी क्या? तो अच्छा हिस्ट्री थी। अच्छा, वो आधा अंग्रेजी है, वो हिंदी में गरीब आदमी है। अपने नाम है ना निरर्थक। निरर्थक का मतलब ये नहीं होता है कि अर्थ नहीं है। निरर्थक का मतलब होता है, जैसे इनका नाम अरविंद है, ये कमल थोड़ी है। अरविंद का अर्थ क्या होता है? कमल।
ये कमल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ नामों को छोड़ देना, कुछ मतलब जो भगवान के या पुराण से संबंधित नाम है, जो पौराणिक, उनको छोड़ करके सारे अपने नाम निरर्थक है। अब किसी का नाम सूरज हो सकता है, किसी का नाम दीपक हो सकता है। दीपक है क्या कोई क्लास में? ये बैठा हुआ है। जलते हो तुम? नहीं जलते हो ना, सीधी सी बात है, हैं? अब किसी का नाम आप में से मान लो मीनाक्षी रख दिया, या कोई और नाम रख दिया, या कोई मृगाक्षी रख दिया, या दीपिका रख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसी प्रकार का व्यवहार करते हो। अब मान लो किसी का नाम सुलोचना रख दिया, तो सुलोचना किसे कहते हैं? जिसकी आंखें बहुत अच्छी हो, है? अच्छी हो कोई गारंटी है क्या? है? मान लो किसी का नाम सुष्मिता रखा हुआ है। सुष्मिता उस लड़की का नाम होता है जिसकी स्मिता मन मुस्कान बहुत प्यारी हो। अब बड़ी होकर के वो तो सूर्पणखा की तरह हंस रही है, डाकण की तरह। क्या मतलब सुष्मिता का उसको? नहीं है ना? तो अपने नाम ऐसे ही रखे गए हैं, है ना? तो ऐसे दुख वाली बात नहीं है। और अपने नाम के पीछे तो कोई आधार ही नहीं है। और ऐसे तुम दुखी मत हो, मेरा खुद का नाम ही है जिसका कब कहीं पर भी कोई शब्दकोश में उल्लेख ही नहीं है। और पक्का क्या मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, पक्का क्या है, कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई नाम है ही नहीं। ये ठीक है, मैं मेरी सांत्वना के लिए बनाता हूं इस शब्द को कि भाई सू का मत होता गहरा या अच्छा, और नील मन होता नीला। जो गहरा नीला है उसका अर्थ होता सुनील। ये ठीक है, मैं आत्मिक शांति के लिए इस शब्द को यौगिक बनाता हूं, बाकी इसका कोई अर्थ ही नहीं है, वास्तव में अर्थ नहीं है इसका। अरविंद का मतलब कमल तो निकलता है। ये मैं तो मानता हूं उन नामों की श्रेणी में जब घरवालों को कोई नाम नहीं मिलते थे, जैसे लड़कियों में नहीं रखते दापुड़ी, बतूड़ी, जब दाब जाते थे घर वाले। नहीं, अरे पहले नाम के पीछे भी कहीं कारण थे। एक तो वार विशेष, दूसरा क्या होता जब बच्चे ज्यादा होते थे, मान लो 4-5 लड़कियां हो गई धड़ाधड़, तो फिर नाम रखते थे बत्तुड़ी। बत्तुड़ी मतलब बत्ती ज्यादा है, धापुड़ी मन धाप गए। अब नहीं चाहिए। किसी के अगर मान लो संतान उत्पन्न होते ही मर जाती थी, तो वो ऐसा मानते थे कि शायद कोई आसपास की कोई छाया है, कोई द्वेष है, उसकी वजह से फिर उस लड़के का इतना भयानक नाम रखा जाता था कि ताकि नाम को नजर नहीं लगे। ऐसे ऐसे नाम, हाँ, कालिया, बूंदिया, गांव में अपने को मिलेंगे पुराने टाइम में नाम ऐसे। कभी पूछ लेना, उनके कारण यही है। तो गुरु से गौरव, आगे सुने बात। अरे सुन ले, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता। अच्छा, दोनों तरफ शत्रुता हो गया। ये ले, आगे बात करूं, आगे लिखता हूं आदमी। आदमी से क्या बनेगा? हाँ, आदमियत। अरे इयत एक विदेशी भाषा का प्रत्यय है। विदेशी भाषा का क्या है? प्रत्यय। अमित, मित का मत होता थोड़ा, जो थोड़ा नहीं होता वो अमित होता है। हाँ, अब सुनो, आपने अब ये थोड़ा आदमियत अटपटा लग रहा है ना, जबकि इंसानियत नहीं लगा। क्यों? आपने सुना है भाई इंसानियत, इंसानियत, हैवानियत, खैरियत, मिल्कियत, कैफियत, ये कौन से प्रत्यय से बन रहे हैं? इयत प्रत्यय से, विदेशी भाषा का प्रत्यय, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखें शिशु। शिशुता भी ले लो, शैशव भी ले सकते हो। कैसे बना प्रत्यय मैं समझा दूंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में शब्द लिखता हूं ठग। ठग से क्या बनेगा? ठगी। डाकू, डाका लिख दो या क्या लिख दो? डकैती। क्या लिख दो? डकैती लिख दो। उसके बाद में जोड़ता हूं एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर, और वो है आपके सर्वनाम से भाव। सर्वनाम से भाव। सर्वनाम से भाव की बात करता हूं तो सुने। एक शब्द लेता हूं अपना, या तो ले लो अपनापन, नहीं तो अपनत्व। क्या बनेगा? या तो अपनापन लिख दो या क्या लिख दो? अपनत्व लिख दो।
एक शब्द आता है मम। मम से क्या बनेगा? या तो बनेगा ममता या बनेगा ममत्व। अब ममता शब्द में भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ममता शब्द में भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ममता शब्द का संज्ञा रूप कौन सा? ममता भाववाचक है। मम का मतलब होता मेरा, तामन भाव, मेरे का जो भाव है ना वो ममता या ममत्व कहलाता है। तो सर ममता व्यक्तिवाचक नहीं है कोई दिक्कत नहीं जब भाव विकल्प नहीं मिले। हाँ ऐसे आ जाए ना एग्जाम में, ममता खेल रही है, ममता पढ़ रही है, ममता मर गई है, तो ममता में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक शब्द होता है अहम। अहम से क्या बनेगा? अहंकार। क्या बनता है? अहंकार बनता है, ध्यान रखिएगा। अहम का मतलब क्या होता है? मैं, और जो मैं होने का भाव है वो क्या है? अहंकार है। अहम, आवाम, वयम। संस्कृत के अंदर जब अपने को पढ़ाया जाता था शब्द रूप, अहम एक वचन, वयम द्विवचन, अहम आवाम आवाम द्विवचन और वयम मैं, हम दोनों, हम सब, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में शब्द लेता हूं स्व। स्व से क्या बनेगा? स्वत्व बनेगा। एक शब्द लेता हूं निज। निज से क्या बनेगा? निजता। निजता नहीं मिले तो क्या बनेगा? निजित्व बनेगा। क्या बनेगा? निजत्व बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सर्वनाम से बनाए गए भाव है। आज तक सर्वाधिक जो शब्द पूछा गया है सर्वनाम से वो ममता आया है। कई बार PYQ मिलाना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बार बार ये ममता ममता शब्द क्यों रिपीट हो रहा है, वो पूछा जा रहा बार बार। उसके बाद में आपको सिखाता हूं अव्यय से भाव। अव्यय से भाव की बात करता हूं तो देखिएगा, एक शब्द लिखता हूं मित्रों, निकट, दूर, नजदीक, समीप, शीघ्र, भीतर, बाहर, अंदर। निकट से मित्रों क्या बनेगा? क्या बनेगा? निकटता। अगर वो गलती से प्रत्यय जोड़ दे तो शब्द क्या बनेगा? नैकट्य। क्या बनेगा? नैकट्य। पढ़ा हुआ तो नहीं है, शब्द अटपटा लग रहा है। जब प्रत्यय पढ़ेंगे ना तब आपको समझाऊंगा कि निकट में यह प्रत्यय जोड़ने के बाद में नैकट्य शब्द का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। और जब यह प्रत्यय जुड़ता है ना तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ई का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। दूर से दूरी। दूरियां मत करना, दूरियां करते ही भाववाचक से दूरियां हो जाएगी, ये फिर जातिवाचक में भाग जाएगा, बताऊंगा अभी। नजदीक से नजदीकी। समीप से समीपता लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो? सामीप्य। समीप में कौन सा प्रत्यय जोड़ा मैंने? यह। शीघ्र से क्या बनेगा? शीघ्रता बनेगा। भीतर से भीतरी, बाहर से, अंदर से, आंतरिक। कुछ भी ता कहां से लाए? अरे गोगनो ता कहां से लाए? मन से ही। तो फिर अंतर से क्या बनेगा? अंतर से आंतरिक समझ में आता, अंदर से आंतरिक। अरे अंदरूनी बनता भाई है? क्या बनेगा? अंदरूनी, ये याद रखिएगा। अब एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में भी रहेगा कि सर अव्यय कहते किसे?
अव्यय का मतलब होता है अधन व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, अ का मतलब होता है नहीं। यहां पर खर्च का तात्पर्य परिवर्तन। एक ऐसा शब्द जो लिंग, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष, वाच्य इनके आधार पर कभी भी अपने रूप में बदलाव नहीं करता है ना, वो शब्द क्या कहलाता है? अव्यय। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, निकट। निकट शब्द का प्रयोग तुम किसी भी स्थिति में देख लो, इसका स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसमें काल के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, विभक्ति चिन्ह के आधार पर, वाच्य के आधार पर, पुरुष के आधार पर, मुझे इसको बदल के बता दो तुम, कभी नहीं बदलेगा भाई। जैसे शीघ्र लिखा है, राम शीघ्र चला गया, अब राम की जगह सीता रखो, शीघ्र तो शीघ्र ही रहा ना, नहीं हुआ ना परिवर्तन। अच्छा, राम शीघ्र चला गया था, कौन सा काल? भूतकाल। राम शीघ्र चला जाएगा, कौन सा काल? राम शीघ्र जाता है, कौन सा काल? तीनों काल में शीघ्र शीघ्र रहा, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी। राम और सीता शीघ्र चले गए, बहुवचन में भी शीघ्र रहा। तो एक ऐसा शब्द जो किसी भी स्थिति में नहीं बदले वो तो कहलाता अविकारी, और जो बदले वो अपन क्या पढ़ रहे हैं? विकारी पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लेके आपको ध्यान रखना है। अगली बात करूं मित्रों, तो अगला आता है क्रिया से भाव। क्रिया से भाव की बात करता हूं तो देखिएगा, जैसे शब्द लेता हूं चढ़ना, चढ़ना का भाव क्या बनेगा? चढ़ाई। जैसे लेता हूं उतरना, क्या बनेगा? उतराई। उतार भी भाव होता है, याद रखिएगा। जैसे बहना क्रिया, क्या बनेगा? बहाव। क्या बनता है? बहाव बनता है। जैसे शब्द लिखता हूं लिखना, क्या बनेगा? सर लिखावट नहीं मिला तो क्या करूं? क्या मिल सकता है? लिखाई। जैसे शब्द लिखता हूं पढ़ना, क्या है? पढ़ाई। जैसे शब्द लिखता हूं हंसना, क्या बनेगा? हंसी। हंसना तो बेटा क्रिया ही रहेगी। जैसे लेता हूं क्रिया रोना, क्या बनेगा? रुलाई। जैसे क्रिया लेता हूं बुनना, क्या बनेगा? अगर नहीं मिला तो बुनावट। जैसे क्रिया लेता हूं घबराना, घबरा ही नहीं होगा भाई मेरे, घबराहट होती है, ये याद रखिएगा। आगे बात करता हूं तो क्रिया लेता हूं चुनना, क्या होगा? चुनाई। अगर नहीं मिला तो चुनाव भी भाववाचक संज्ञा, चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है। चुनाव गांव में होता अपने, यहां क्या है? चुनाव, भाव है। उसके बाद में बात करता हूं मिलना क्रिया, क्या होगा? मिलावट होगा। याद रखना, मैंने शायद तुम्हें पहले भी लिखाया था कि मिल धातु से एक शब्द बनता है, मेला। मिल धातु से क्या बनता है? मेला बनता है। कौन सी संज्ञा? समुदायवाचक संज्ञा। मिल धातु से मेला बना, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह अच्छे से लेके याद रखना है। और देखिएगा, एक क्रिया आती है सजाना, क्या बनेगा? सजावट। देखो कई बच्चों के दिमाग में सवाल है, सजाना क्यों है? सजना क्रिया नहीं है क्या? सजना और सजाना दो अलग अलग चीजें हैं। सजना मन, सजाना मन कोई दूसरा। तो सजाना शब्द बेहतर है अकॉर्डिंग सजना के, गलत नहीं है। और सजना शब्द दो अर्थों में आता है। सजना एक तो प्रियतम के अर्थ में आता है। कभी यमक अलंकार पढ़ा हो तो वहां उदाहरण लिखाते थे बच्चों को, सजना है मुझे सजना के लिए। तो जहां एक शब्द आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो? भिन्न हो, वह यमक अलंकार हो। तो सजाना ठीक रहता है, ये याद रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो हिंदी में मात्राओं का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है अर्थ के मामले में। कई बार चीजें बदलती है, अपन नहीं समझ पाते। कई बार तो शब्द अशुद्ध हो जाते हैं, कई बार मात्राएं अर्थ बदलती। सजना खुद से, सजाना किसी और से। पीसना और पिसना, पिस रहा है इसका मतलब स्वयं है, और पीस रहा है
पीटना किसी और को, पिटना खुद ही, लूटना किसी और को, लुटना खुद ही। फैलाव, फैलना क्रिया है, उसका भाव क्या करोगे, फैलाव करोगे। फैलना ये हो गया फैलाव। लूटना इसका भाव होता लूट, ये ध्यान रखिए क्या होता है, लूट। लूटने की बात कर रहा हूं, लूटने की नहीं कर रहा हूं। लूट गए तो खुद हो। पुरानी वाली हिंदी फिल्मों में नहीं सुनते थे डायलॉग, जब नायिका को गुंडे छेड़ लेते थे, खासकर मिथुन चक्रवर्ती की बहनों को, तो नहीं चिल्लाती हाय मैं लुट गई, वो ये नहीं है, छोटा हो, ये ध्यान रखिएगा। देखो लूटना में बड़ा है, लूट में बड़ा है, पर लुटेरा छोटा होता है। शब्द शुद्धि में याद रखना है, लुटेरा में मात्रा छोटी होती है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 अंतिम रूप पे बात करता हूं, और वो आता है मित्रों विशेषण। चलो बिना बातचीत के सुनो, विशेषण से भाव। विशेषण से भाव की बात करता हूं तो देखिएगा, अच्छा, बुरा, अमीर, गरीब, एक, प्राथमिक, भला, धार्मिक, सामाजिक। अब बात करें अच्छा से, क्या बनेगा, अच्छाई। क्या बनेगा, अमीर से अमीरी। छोरों का फेवरेट शब्द है गरीबी। ये लड़कों के शब्दकोश का प्रिय शब्द है जब तैयारी करते हो। क्या आई हुई है, कोई दोस्त पैसा मांग लेना छोरों से, अच्छी आदत है, तुम मना नहीं करते हो किसी को, देते नहीं हो अलग बात है, मना वाली कंडीशन। अभी गरीबी आई हुई है, आज ही दिए उसको, घंटे भर पहले मांगता ना तो 2-4 करोड़ तो यूं दे देता यार। वो अंबानी को दिए थे उस डमरू की शादी में, अभी वापस नहीं आए हैं। छोरों की अच्छी आदत, देते नहीं है, मना नहीं करते, ये पॉजिटिव बात होती है। आदमी को निराश नहीं करना चाहिए। एक से क्या बनता है सर, एक के तो पढ़ाई नहीं, हमने तो क्या पढ़ा, एकता पढ़ा। प्राथमिक से क्या बनेगा, प्राथमिकता। भला से भलाई। धार्मिक से धार्मिकता। सामाजिक से सुंदर से सुंदरता भी होता है और सौंदर्य भी होता है। हाँ ता सॉरी, आगे देखो, एक शब्द लिखता हूं कर्कश, क्या बनेगा, कर्कशता। एक लिखता हूं मधुर, मधुरता भी होता है, माधुर्य भी होता है। एक लिखता हूं कोमल, क्या होगा, कोमलता। एक लिखता हूं कठोर,
कठोरता। एक लिखता हूं साफ, क्या बनेगा? सफाई। एक लिखता हूं काला, क्या बनेगा? काला ही नहीं बनेगा बेटा, कालापन। दांतों का पीलापन, ये पन प्रत्यय से बनता है, याद रखिएगा। एक शब्द लिखता हूं लाल, क्या बनेगा? लालिमा, ईमा प्रत्यय है, क्या बनेगा? लालिमा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है। एक लिखता हूं ईमानदार, क्या बनेगा? ईमानदारी। ये सारे भाव है जो किससे बनाए आपने? विशेषण से। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि फला शब्द विशेषण है? तो तुझे बेटा विशेषण पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसको यहां लिखा रहा हूं, इसमें से मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि 50% बच्चों को 100% समझ में आया, 50% को 50% चीजें पहले पढ़ी है, और बाकी 50% का 50% जो बैठा वो ये सोच रहा है कि चलो भावाचक तो समझ में आ गया, मैं पहचान लूंगा, पर मुझे कैसे पता चलेगा ये भावाचक बना किससे है? तो तुझे पता कब चलेगा? जब तू सर्वनाम पढ़ेगा तब तुम्हें सर्वनाम समझ में आएगा। जब तू विशेषण पढ़ेगा तब पता चलेगा ना विशेषण ये। मैं ये थोड़ी इंतजार कर सकता हूं कि चलो पेज छोड़ दो विशेषण पढ़ा के फिर वहां लाऊंगा ना। विशेषण से भाव बनिए, बना दिया, क्रिया पढ़ाऊंगा, और क्रिया वाले में तो खैर फिर भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, तुम आराम से लेके पहचान लोगे, ये याद रखिएगा। तो ये तो अभी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। और देखो सबसे बड़ी कलिष्टता जो आती है ना तुम्हारे फंसने की स्थिति, वो भावाचक और विशेषण में ही है, बाकी तुम कहीं नहीं फंसोगे। सर्वनाम के 4-5 शब्द है तुम्हें याद है, जातिवाचक संज्ञा तुम्हें भली प्रकार से आती है, तुम खुद को मना कर दो फिर भी आती है तुम्हें, क्रिया में तुम फंसोगे नहीं। अब ये शब्द गिने चुने 5-7 मैंने लिखा दिया, हो गया। तुम्हारे दिक्कत आएगी विशेषण और भाववाचक में, जब तुम पीवाई क्यों मिलाओ तब भी बात कर लेना मेरे से, मैं तुम बता दूंगा कि ये देखो ये समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को दोनों स्थितियां समान लगती हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि मुझे कैसे पता चले कि फला शब्द विशेषण है, एक भाववाचक संज्ञा है, अगर मैं फंस जाऊं। पहला कॉन्सेप्ट तो यहां लिखा चुका हूं कि जब भी बेटा तेरे सामने शब्द आए तो इस पे फोकस करना। विशेषण और भाववाचक पूछ रहा है ना, तो ये देख लेना इन कोई प्रत्ययों का योग तो नहीं है, अगर है तो प्रायोरिटी किस में? भाववाचक में। लेकिन फिर भी इससे काम नहीं चले तो मैं आपको लेकर के आगे सिखाऊंगा, वहां चिंता वाली बात नहीं है, याद रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं भाववाचक के संदर्भ में। चलो एक बार ये लिखो, फिर भाववाचक का बहुवचन रूप भी लिखाऊंगा और कुछ संज्ञा के बारे में और बातें लिखाऊंगा। सप्तऋषि समूहवाचक है बेटा। छब्बीस से 3 के बीच क्लास लगी थी चलो। 26 से 3 के बीच नहीं लगी ना पक्का? नहीं लगी? छुट्टी थी तुम्हारे? अरे ऑनलाइन वालों को पता नहीं कोई वहम है, इनको जो पढ़ाएंगे ना वो तुम्हें पढ़ाएंगे यार, भरोसा रखो। हाँ सर। क्या बन सकता है?
जो हाँ, क्यों नहीं बन सकता? नौकरी करने वाले को क्या कहते हैं, वेतन लेके नौकरी करने वाले को क्या कहते हैं, बिना वेतन लेके नौकरी वाले को क्या कहते हैं, क्यों नहीं बन सकता? उनके लिए विशेषण और जातिवाचक आंसर होगा उनका, कभी भाववाचक भी बन सकता, वाक्यांश क्यों नहीं बन सकता? चलो ये लिखो, फिर 2 प्रश्न है, इनको हल करेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे व्यवस्थित लिख के लाया करो ताकि तुम्हारे साथ साथ में पूरी क्लास का भला हो जाएगा। एक को भी छुट्टी थी, 2 को भी छुट्टी थी। रीट के प्रश्न कहां से करवाऊं बता? रीट का पेपर बाहर दिया था क्या? नहीं दिया था, फिर मैं किस आधार पर प्रश्न हल करवाऊं? तुम ही नीचे कमेंट करोगे पेपर कहां से लाए जब पेपर बाहर दिए ही नहीं है। तो 15 तारीख को पेपर आएगा, आंसर की भी आ जाएगी और कोई किंतु परंतु वाला आंसर आएगा तो चर्चा कर लेंगे, विश्लेषण मैं करवा दूंगा ऑनलाइन। रीट किस किसने दिया था अपनी क्लास में से? सच बताना, झूठ मत बोलना। पास सारे ही हो रहे हो लगभग? क्या हाँ, कितने नंबर आ रहे तेरे? हो जाएगा तेरा? हाँ, तेरे पीछे इसने भी हाथ उठाया था ना। हाँ, इधर कौन कौन थी रीट में? 1 बस, और किसी ने रीट नहीं दिया। और पीछे इधर पास कौन हो रहा कि मैं 100% पास होऊंगा, रिजल्ट बता दूंगा, क्योंकि 20 मार्च को आ जाएगा। हाँ, इस महीने में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। चलो, तद्भव शब्द है आदमी, तद्भव। वैसे सस्पिशियस प्रश्न थे तो नहीं इस बार के आंसर डिलीट होने जैसा कुछ या प्रश्न वाला? बाकी देखो की आने दो। नुपुर जातिवाचक संज्ञा बेटा। आंसू द्रव्य सूचक है, बहुवचन होगा हमेशा, आंसू होता नहीं, होते हैं। किसी का नाम आए, मैंने स्पष्ट कह दिया, और संज्ञा पूछे तो पहले कौन सी करोगे? अगर उसमें भाववाचक है तो भाववाचक ही करोगे। साइकोलॉजी ज्यादा नहीं आई मैडम, 30 ही आते हैं रोज ही। आपने रीट पहली बार दिया क्या? बच्ची ने दिया था, पहली बार दिया है ना? हाँ, तो साइकोलॉजी के 30 रीट का पैटर्न फिक्स होता है। मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे। अच्छा, नहीं, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं, फिक्स है उसका पैटर्न। हिंदी का 30 नंबर का रहता है, संस्कृत का 30 का रहता है, फिर 60 का सब्जेक्ट रहता है, तो फिक्स पैटर्न उसमें। यह है कि हिंदी में जैसे इस बार
ये था कि मेथड्स कम पूछे, व्याकरण ज्यादा आया था। नहीं, कोई हार्ड वर्ड नहीं था, ठीक है, बच्चे थोड़ा ज्यादा डूब के पढ़े। जो नहीं कोचिंग आती थी तभी तो पढ़ी है ना, वो समझ गया मैं मैडम। देखो कई बार जो फर्स्ट बार बच्चे दे रहे हैं ना पेपर, उनके दिमाग में एक बहुत डर भी होता है, तो उसको पेपर भारी लगेगा। अब जो रीट पास करके गया था उससे पूछो तुम, जिसके पहले पास था वो भी बैठे हैं, उनसे पूछो। वो पिछली बार कांटों की सैया पे सो के आए हैं, तो इस बार उन्हें जमीन कंकर पर सुलाया गया तो उनको लग रहा ना कोमल है सब। पिछला पेपर सेकंड लेवल का तुम देखोगे ना तो सब्जेक्ट बहुत टफ आया था, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, तो मैं अभी तुम्हें रिजल्ट अभी अनाउंस कर दूं कि 14 लाख बच्चे सारे बैठे नहीं थे, मे बी 12-1 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 7.5-8 लाख बच्चे पास होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, पर 8 लाख का आंकड़ा टच करेगा इस बार भी। पिछली बार सेकंड लेवल में 48% बच्चे पास हुए हैं, 52% खत्म। सीईटी वाला सेम है, सरकार चाहती है कि मेंस तक तुम आओ सभी, है ना। बच्चों का ध्यान रखा, हमारे बच्चों का भी रखा उन्होंने, इसलिए पेपर हल्का बनाया। जितने ज्यादा पास होंगे उतने बच्चे तैयारी करेंगे, बाकी तुम खुद समझदार हो। हाँ, ये आदमी सही बोल रहा है। चलो बढ़े आगे। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? ये रीट में आया था क्या? मृदंग, उज्जवल, अत्योक्ति, निरोग। इसमें निरोग शब्द सही है, बाकी सारे गलत हैं। बहुवचन पूछा था कि पुल्लिंग पूछा था? वो बहनों ही होता पुल्लिंग। हाँ हो गया। पिंक सिटी में कोई संज्ञा नहीं है। इंग्लिश क्यों कर रहा है तू? इंग्लिश आएगा पिंक सिटी, गुलाबी नगरी आएगा ना, फिर वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, आपके लिखा हुए शब्दों के अलावा दूसरे शब्द नहीं पूछेंगे एग्जाम में। क्यों? दादा पेपर थोड़ी बनाता मेरे। मैं तो साफ कह रहा हूं, इनमें से कोई उदाहरण नहीं आ सकता है। कॉन्सेप्ट पे काम करना है, रट के गए बर्बाद हो भाई। अपना सीधा क्लियर फंडा है ना, कभी भरोसे में मत रहना। पर इतना कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एग्जाम्पल वही लिखा रहा हूं सोच सोच के कि जो एग्जाम में आने लायक हो, पर कोई गारंटी नहीं है ये ध्यान। और मैं ये यूट्यूब पे आके कभी नंगा नाच नहीं करूंगा जो अदर टीचर्स करते हैं और करेंगे, पेपर आएगा तब ये देखो मैंने पढ़ा है वो आ गया, ये बात नहीं करूंगा मैं। बाकी रीट में जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन से जो सवाल पूछे गए, मैं एक एक शब्द पैनल पे बता सकता हूं तुम्हें यहां खड़ा रह करके कि ये शब्द यहां लिखा हुआ है। अरे मैंने पढ़ाया, आया भाई, सिलेबस ही तो पढ़ाया। कोई युगांडा का जीके तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं जो अलग से कुछ आ गया। आगे तो आ गया, ठीक है, सीधी बात है। इतने सारे उदाहरण होते, इतनी सारी चीजें होती है तो हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अगर कोई पैसिफिक बुक आती है किसी टीचर की, आपकी आती हो, मेरी आती हो, किसी और की आती हो, उसमें से एग्जाम्पल आते हैं ना, एज इट इज वही शब्द आता है, तो थोड़ा लेके लगता है यार बुक में मैंने पेन से चयन करके लिखा है और फिर ये शब्द छपा है, तो ये थोड़ी अच्छी बात है। या मेथड साइको जैसे सब्जेक्ट के अंदर सवाल एज इट इज फंसता है ना, तब मजा आता है। अब मान लो इतिहास पढ़ा रहे हैं, लिख दे ये ले महाराणा प्रताप का पूछ ले, तो सर महाराणा प्रताप कोर्स में आएगा सर, इसमें क्या दिक्कत है? भूगोल के टीचर्स पढ़ा रहे, लिखा दिया, आएगा, इसमें रोना किस बात का? अभी यूट्यूब शांत है रीट वालों के लिए, नंगा नाच होगा 15 तारीख की शाम को, ये तलवारें लेके उतरेंगे, देखना तुम। इस कक्षा से बाहर एक भी सवाल नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो अच्छी बात है, बच्चों का भला हो गया। उतारो, हाँ वो स्क्रीनशॉट ले लेके उतरेंगे। मैं तो कई बार क्लास में बोलता हूं, कई बच्चों को थोड़ा अतिशय में लगता है, मैं कहता हूं आगे 10 साल तक औकात नहीं है आरपीएससी की किसी की जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है उससे बाहर पूछ ले। मैंने 20-22 हजार प्रश्न करवा लिए, पूछ ले 4 सालों में, जहां से पूछना पूछ, मतलब नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, मुझे करवाने से कोई मतलब नहीं है मैंने कितने करवा दिए। बेटा मिठास भाववाचक है और वो बनता है विशेषण से, मीठा से, और मिठाई जातिवाचक है।
शिव, सीता, राम व्यक्तिवाचक है। राहुल, मोदी, मुकेश, सलमान जातिवाचक। शिव में, सीता में, राम में, सब में व्यक्तिवाचक है, लेकिन मोदी जातिवाचक संज्ञा है। मूल भाव का अर्थ होता है बेटा जो पहले से स्वतंत्र भाववाचक ही था, उसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यय या उपसर्ग मेल नहीं है। आज सुबह क्लास हिस्ट्री की, फिर अब हिंदी की, 2 ही क्लासें लगी ना। हाँ नहीं, हुक्म पता है मेरे को। टाइम टेबल आया, आपकी सेवा का मौका है मुझे 2 क्लासों में आज। जो इस बार कुंभ गए हैं उन्हीं को मौका मिला तुम्हें पढ़ाने का। आशीर्वाद है गंगा का, बाकी मजाक है क्या तुम्हारे बैच में आ जाए कोई। अरे कैलाश जी कुंभ गए थे, वापस मिले नहीं है, मिल जाएंगे तो ले लेंगे क्लास। कैलाश जी मिल गए क्या आर्ट कल्चर वाले? कुंभ गए थे ना, वहां गायब हो गए, मिले वापस? नहीं मिले, उस मोनालिसा के साथ कहीं घूमने गए हैं। बागिर जी गए थे तब तो मोनालिसा भाग गई थी। जेडी सर को तो कुंभ क्या कानपुर में रोक लिया था, एंट्री नहीं दी, बोला वापस। या तो पहले ही डर गए उनको देख के। मैं ही सबसे पहले गया, तब उत्कर्ष की सारी फैकल्टियां बाद में गई थी। उनको लगा ये अकेला ही पुण्य कमा के आ जाएगा। जाने के बाद पता चला ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, ऐसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं गए वो तादात्मीकरण कर सकते हो कि वही गया जिसने पाप किया हो, मैं क्यों जाऊं। और गया वो इसलिए कह रहा है कि मुझे गंगा ने बुलाया है, तो फिर वापस क्यों आया? बढ़ता डूब जाता वहीं। नौकरी लग जाओगे तो सच्चे अर्थों में तुम्हारा मोक्ष तो हो जाएगा। कंप्यूटर पॉलिटिकल, क्या कंप्यूटर वगैरह क्लास थोड़ी लगी थी तुम्हारी? अच्छा पूरे हो गए कंप्यूटर B1 के? हो जाए, कोई टेंशन मत लो। जिस तरह 4 दिन की छुट्टियां हुई थी ना अपने, उस दिन कितना अच्छा लग रहा था तुम्हें, 4 दिन छुट्टियां हो गई ना पूरी। इसी तरह कोर्स भी हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, और जिसकी लगनी है उसकी नौकरी भी लग जाएगी, और एक रोज मर भी जाओगे तुम। तो टेंशन मत लो। हो सकता कोई तो रिजल्ट आते ही मर गया, तो रोल नंबर देखते झटका आते फट, ये ले मेरा हो गया। इधर बोर्ड वाले रोल नंबर देंगे और उधर यमराज भैंसा लेके ही खड़ा होगा। बुनाई और बुनावट, वो आता बनाना क्रिया से बनावट। अगर आप लिखे हो ना बनावट, तो इससे बनता है। अगर अपन ये क्रिया लिखें बनाना, तो इससे क्या बनेगा? बनावट। और बनावट से विशेषण बनता है बनावटी। जैसे देखना क्रिया है, तो उससे क्या बनता है? दिखावट।
और दिखावट से विशेषण क्या बनेगा? दिखावटी। क्या? दिखावटी गुस्सा। ऐसे टाइम टेबल बना के कौन कौन पढ़ता है अपने में? आप कि मेरे टाइम टेबल बनाए, मैं इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, पढ़ता है उसकी बात कर रहा हूं। बाकी अपने मस्त रहो। इस यहाँ कोचिंग के बाद में ईमानदारी से तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी कौन कर लेता है कि मैं 6 घंटे तो पढ़ लेता हूँ? हाँ 6 घंटे नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 घंटे पढ़ लेते हो। अच्छा पढ़ने का क्या शेड्यूल क्या रहता है तेरा? हाँ क्या कैसे पढ़ता है, लेके तरीका क्या है? चूचा नहीं, एक बार सुनो। हाँ बता, थोड़ा जोर से बोल, बात मत कर बेटा। हाँ इतना ध्यान तू पढ़ाई में लगा ले, ध्यान इसको बोलने देना, अड़का आदमी है। ठीक है, ऐसे सारणी बनाई हुई है कि भाई इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये पढ़ूंगा। साढ़े 8 से 12 बजे तक पढ़ता है। ठीक है। अच्छा फिर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है तू? सभी पढ़ लेता है एक साथ? कैसे? बाकी और किसका हाथ उठाता 6 घंटे पढ़ने का? हाँ गुड़िया कैसे पढ़ती है? नहीं खाना खाती है, पढ़ाई की बात कर, मुझे पता तभी जिंदा है। पढ़ने का कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, कैसे पढ़ती है? देखो पढ़ने के मायने और तरीके सबके अलग होते हैं। आप कितना पढ़ते हो उस पर काम नहीं करना है, काम करना है तुम कैसे पढ़ते हो। क्योंकि मित्रों कोई काम करते हो ना तो उसका आउटपुट नहीं मिले तो आपकी पढ़ाई का कोई सार नहीं है। मैं आपको पढ़ने का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक तो आर्स बेस पे पढ़ाई नहीं करनी है। आर्स बेस माना घंटे के बेस पे नहीं पढ़ना है कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, 2 घंटे कला संस्कृति पढ़ूंगा, नहीं। आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है कि यहां टीचर जो पढ़ाता है ना उसको तुम सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देते हो? मैं मानता हूं मैक्सिमम 1.5 घंटा। जो आपको 5 घंटे पढ़ाता उसको सेल्फ में पढ़ने में 1.5 घंटा। जैसे मैं हिंदी में अभी पढ़ाऊंगा, अभी आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा और फिर ब्रेक होगा। अगली क्लास में हम सर्वनाम की भूमिका लिखेंगे और एक सर्वनाम होगा, तब तक अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। तो मुझे समझाने में टाइम लगता है ना, आपको वापस पढ़ने में तो 4 पेज में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट 20 मिनट पढ़ लिया, खत्म। सवाल तो मिला नहीं, क्यों? जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तब तक प्रश्न नहीं मिलाने हैं। आपको ये तो रिवीजन तो करना ही है, इसके साथ में तुम्हें क्या करना है, एक सब्जेक्ट ऐसा रखना है जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया ही नहीं अभी तक, या सिलेबस हो चुका है उसका, दोनों में से एक रखो। और पढ़ने का कभी पर घंटे पे पढ़ाई नहीं करनी है। तुम कोई पैसे थोड़ी लेते, 2 घंटे के 800 रुपए मिले तुम्हें पढ़ने के, तुमने कहा मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। अब एक टॉपिक है, उस टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो, 70% पढ़ लिया, लेकिन 3 से 5 तक आपने पढ़ा और 70% पढ़ लिया। अब 5 बज गए तो आपके दिमाग में सेट है कि अब मुझे साइंस पढ़नी है 5 बजते ही। अब क्या करोगे? 70% को पूरा करना है ना भाई, उसको नहीं छोड़ना है, ये हमेशा ध्यान रखो। 2 सब्जेक्ट, 2 चीजें पढ़ते रहो, एक तो रिवीजन करते रहो और 2 सब्जेक्ट अदर ले लो साथ में। अदर का मतलब एक तुम्हारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट लो, जैसे तुम्हें हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, छोटा सा उदाहरण, और अच्छी लगती भी क्यों, कहानियां होती है, राजा महाराजाओं की बातें होती है, तो मजा आता पढ़ने में, चलो पढ़ लेते हैं। और एक ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो सच में बहुत क्लिष्ट है पर तुम सेल्फ पढ़ सकते हो, जैसे लाइक के भूगोल हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसको साथ में पढ़ो। और 1 महीने का डेस्टिनेशन फिक्स करो, 1 महीने का, कि 1 महीने में ये सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से पूरे पढ़ लूंगा। करंट अफेयर्स कोर्स में है तुम्हारे, रोज करंट, मैं मेरा तरीका बता रहा हूं पढ़ने का कि ऐसे पढ़ना है तुम्हें, बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे पढ़ते हो। करंट डेली नहीं पढ़ना है, डेली करंट मारवाड़ में ये बिजली वाला ही नहीं आता है।
अपने एक और कमी, या तो तुम डेली पढ़ते हो, या कई बच्चे होते हैं एग्जाम के टाइम कोई 6 महीने की एक किताब लाते हैं, 12 महीने की किताब लाते हैं, उससे रटते हैं। मैं आपको बहुत बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं इसका। तुम्हारे देखो कई बच्चों का सवाल होता है कि सर पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो क्या करना चाहिए। मेरा बड़ा क्लिष्ट आंसर है कि पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हो ना, उस थकान को दूर करने के लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो बच्चे बोले मास्टर पागल है, यही तो पूछ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते थक जाऊं तो क्या करना। अरे भाई पढ़ना चाहिए, सच में ही पढ़ना चाहिए का मतलब कुछ ऐसी चीजें पढ़ो जो इंटरेस्टेड हो। कोई कहानी की किताब पढ़ लो 10-15-20 मिनट, एक आधी स्टोरी पढ़ लो कोई किताब में से लेकर के, है ना। अब दूसरा है कि सर करंट पढ़े तो किस तरह पढ़े। तो करंट डेली नहीं पढ़ना है, एक पढ़ाई के अंदर इनोवेशन होना चाहिए, नई चीजें होनी चाहिए, बदलना चाहिए। संडे केवल करंट को समर्पित रखो। 4 संडे कम से कम आएंगे किसी भी हालत में, 5 आए तो तुम्हारी किस्मत है, 4 आते हैं, एक बढ़िया सी पत्रिका लाओ, कोई भी, मैं नहीं कहता तुम उत्कर्ष पब्लिकेशन की लाओ, लाइक जो तुम्हें ठीक लगती है, जिसकी भाषा अच्छी हो, सरल हो, और तुम्हें लगता है कि इसके अंदर कंटेंट इतना बढ़िया है कि मेरे एग्जाम में काम हो जाएगा, वो लाओ। अगर राजस्थान का करंट है तो राजस्थान स्तर की लाओ, भारत और राजस्थान दोनों का तो ऐसी किताब लाओ जिसमें भारत और राजस्थान दोनों है। शुरू के 2 रविवार में उसको इतना जम के पढ़ो और पढ़ते पढ़ते उसको हाईलाइट करते रहो। सारी किताब तो नहीं पढ़नी है ना, पहली बार पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना है, लेकिन किताब में से कई तो ऐसी चीजें जो एग्जाम में नहीं आती है। जैसे मैंने लिखा कि भारत के दिल्ली में इस तारीख को इस सन में यह योजना हुई, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये माननीय प्रधानमंत्री वगैरह वापस क्यों पढ़ोगे। डेट, दिल्ली योजना का नाम और प्रधानमंत्री, 4 नाम हो गए, खत्म हो गया खेल। 2 रविवार क्या करो, उसमें बढ़िया हाइलाइटर काम में लो, और 2 रविवार में 40-50 पेज की पत्रिका आती है। मुझे नहीं लगता कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ लोगे। पीछे कितने संडे बचे, 2। 3rd संडे में क्या करना, जो जो हाईलाइट कर रखा है ना, 2 या 3 पेज में पूरे नोट्स बनाओ सेल्फ, और चौथे रविवार में उसको पढ़ के उस नोट्स को साइड में रख दो कहीं पे। 12 महीने बाद में जब मुड़ के देखोगे, या 6 महीने बाद में जब एग्जाम होगा ना, तो तुम्हें किसी क्रोनोलॉजी की, किसी क्रॉनिकल की, किसी पब्लिकेशन के करंट अफेयर की किताब की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास में 30-35 पेज का एक ऐसा 6-7-8 महीने का करंट का एक अस्त्र शस्त्र तैयार किया हुआ है, उससे 12 अगर सवाल आ जाए तो मुझसे मिल लेना तुम। और तुम्हारे हाथ से लिखे हुए नोट्स से बेहतर मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई किताब ही नहीं है, और तुम्हें याद और रह जाएंगे। नहीं तो योजनाएं, कई चीजें तुम भूल जाते हो, खुद लिखोगे ना तो याद रहता है। करंट ऐसे तैयार करो। तुम ये 6 महीने वाला गीत गाना बंद कर दो, एकदम से सारी योजनाएं साथ पढ़ते हो, वहां जाते ही खत्म हो तुम। करंट संडे को पढ़ो, संडे को पूरा इसी पे लेकर के देखो। तुम डेली पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आपका लुकआउट है, कौन क्या पढ़ाता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़ने का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी मेरे समझ से बाहर है ये चीजें। और इतना याद रह जाए, कौन सी किताब लानी तुझे पता नहीं, करंट की कोई किताब लेके आजा बेटा। रोटी द्रव्यवाचक संज्ञा बेटा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उत्कर्ष पब्लिकेशन की आती है, फिर वो कहूं तो तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो जाए, देखो सीधी बात है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है तो मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं कैसे बता सकता हूं तुम्हें। तुम कोई राइटर की किताब की बात करो, या तुमने जो चीज देखी तुम्हें पता है ना। अब पीवाईक्यू की किताब है, कई बच्चे कहते कौन सी लाए, तो कोई लाना। पीवाईक्यू का मतलब क्या है, विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न है, सब में सेम ही है। नींद 6 से 7 घंटे लिया करो, ऐसे मरना नहीं है। दिन को कौन कौन सोता है, ईमानदारी से बताओ। शाबाश, दिन को सोना बंद कर दो, एग्जाम में दुखी हो जाओगे। अब कई बच्चों को लग रहा दुखी कैसे हो जाएंगे। अब आप सोचो कि आप टिल एग्जाम दिन को 2 से 5 सोते हो, या 2 से 4 सोते हो, आपका 2 बजे एग्जाम है। अब तुम्हें लगता है तुम्हारी मानसिक स्थिति पे फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम के दिन। कचरा निकाल लेना दिमाग से। एग्जाम में माइंड उतना क्रिएटिव नहीं रहेगा जितना सामान्य रहता, तुम्हें नींद की आवश्यकता महसूस होगी। अब कई बच्चे कहते नहीं सर, नींद तो उड़ जाती है एग्जाम में, उड़ जाती है पर दिमाग जंग खा जाता है। नींद लेते हो दिन को, रात को लेट नाइट नींद नहीं आती, सुबह की क्लासों में इधर इतिहास में बाले चलते हैं, उधर तुम सोते हो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। रात को सोया करो 5 से 6 घंटे अच्छे से। और भगवान ने शरीर ही रात को सोने के लिए बनाया यार। अगर सच में सोना रात को नहीं होता तो भगवान दिन को सोने का सिस्टम नहीं बना सकते थे क्या। अब बाकी अपने शरीर को जैसे डालो वैसे डाल सकते हो, पर तुम कोचिंग आते हो इसलिए रात को सोया करो।
क्योंकि कोचिंग नहीं आना होता ना, फिर भले तुम रात दिन कैसे भी लेके बैठ सकते हो। टेस्ट कब है नेक्स्ट तुम्हारे? 11 को। हिंदी का कोई टॉपिक अभी था ना सिलेबस लगा हुआ, इसमें हिंदी लिखा हुआ था। टेस्ट की डेट है, सब्जेक्ट भी नहीं बताते हैं क्या? चलो कोई नहीं, आज संज्ञा कंप्लीट है, संज्ञा के सवाल मिला लेना। हाँ, ये जिज्ञासा थी, उनको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं कि सर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने कहा सर मेरे पास आंसर तो है लेकिन चौथा विकल्प क्यों है वो बताइएगा। भारत को संगठित करने में सरदार की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सरदार में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग यदि व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ होता है तो व्यक्तिवाचक बनता है। महात्मा जी ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, व्यक्तिवाचक, क्योंकि महात्मा का मतलब गांधी से है। पंडित जी ने भारत को आधुनिक सोच दी, व्यक्तिवाचक। पंडित जी ने भारत को आधुनिक सोच दी, पंडित जी मन पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में था ये अपने घर के भीष्म पितामह है, ये अपने घर के भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक है, क्योंकि यह शब्द की तुलना किससे की गई है? भीष्म पितामह से। तो जहां तुलना की जाती है वह हमेशा जाति सूचक होती है, ठीक है। उसके बाद में था कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? मुझ अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ। तो सूरदास में तो जातिवाचक, क्योंकि सूरदास से मुझ शब्द की क्या की गई है? तुलना। नेताजी ने देश को आजाद करने के लिए फौज गठित की थी, नेताजी बोले तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। बाकी वह तो अपने घर का विभीषण है, विभीषण मन गद्दार, जातिवाचक है। यह लड़का एकलव्य है, एकलव्य का मतलब एकलव्य की तरह गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब इसकी तुलना किससे? एकलव्य से। तो एकलव्य में जातिवाचक होती है। चलो ये उतार लो, बाकी करते हैं बाद में।